लेकिन अविनाश सर, आपसे शुरू करना चाहें उससे पहले एक दुखद घटना जो हुई है और वो हम लोगों के लिए बड़ी अफसोसजनक है कि इस पैनल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सभी पैनल एनालिस्ट हैं और अंशुल जी के फादर जी का निधन हुआ और इस वजह से वो हमारे साथ नहीं है और हम सब मतलब उनके इस गम में शरीक हैं। और बड़ा मतलब इतनी बड़ी छत जब सरकती है तो बहुत अफसोस होता है। तो ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें और पूरे परिवार को संभलने की शक्ति दे, यही हमारी कामना है। और जल्द से जल्द जो है सब लोग इस दुख से निकलें। हालांकि कुछ चीज़ों की भरपाई कभी जीवन भर होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से पूरी संवेदनाएं हैं पूरे अंशुल सर के परिवार के लिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने कर्म को आगे बढ़ाते हैं। और अविनाश सर, आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका रिएक्शन बाजार को लेकर के, ये जो कुछ हुआ वीकेंड पे सर, और बुधवार को जिस तरीके से सिचुएशन मतलब बुधवार से ही लगने लगा था कि अब डर फिर से आ गया है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस तमाम घटनाक्रम पे? गुड मॉर्निंग विपुल। देखो, मुझे लगता है कि बाजार में अभी वापस थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का फेज चालू होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात जो नतीजे अभी तक आए हैं वो मोटा मोटी काफी अच्छे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट्स क्वार्टरली नंबर्स पे फोकस करेगा। आज भी काफी बड़ी और छोटी कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं और जिस प्रकार से रिजल्ट सीजन चलेगा, मेरे ख्याल से देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा दिखने को मिलेगी। और रही बात मार्केट के ऊपर, तो देखिए जब तक 24,000 का लेवल प्रिजर्व्ड है तब तक सब कुछ ठीक है। अगर 24,000 के नीचे मार्केट जाता है और मान के चलिए कि 2-3 दिनों में और थोड़ा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होता है, तो हो सकता है कि इंडेक्स में आपको बिकवाली देखने को मिले। बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि ये मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा चलेगा नहीं। ऐसा नहीं लगता है कि कोई बड़ी लंबी वॉर होगी और कहीं ना कहीं आई मीन डिस्कशन टेबल पे होगा और मुझे लगता है शायद 8-10 दिनों में ये सारा कुछ निपट जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली, अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का नजरिया आप कहते हो, तो मुझे लगता है कि नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट में डेफिनेटली आपको अच्छी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिलेगी। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतना भी खराब नहीं हो गया जिससे कि बाजार में एक ऑल राउंड सेलिंग आ सकती है। तो निवेश करने के मौके हैं, उनको जरा क्लोजली वॉच करें, यही राय रही। सर, लेकिन समस्या वही आ गई कि मतलब अब मार्च से तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, जल्दी चीज़ें सुधरेंगी, पर वो हर 15-20 दिन बाद जब लगता है कि चीज़ें सुधर रही हैं, एक नया कुछ इवेंट आ जाता है। रजत सर, आप कैसे देख रहे हैं सर ये जो बीच बीच में मामला निकल के आ रहा है और ये जो अब नया डेवलपमेंट हुआ है जिसमें एक बार फिर से दोनों तरफ से वाक युद्ध तो चल ही रहा था और अब जो है फिर से अटैक वगैरह की जो, क्या ईरान की तरफ से भी अभी रिटेलिएशन तेज होगा और कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से सपोर्ट मिलेगा और वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो रही है, बहुत सारी अपडेट्स निकल करके आ रही हैं अलग अलग जगहों पर, गल्फ कंट्रीज़ को लेकर के कई जगहों पर बातें निकल के आ रही हैं। आपकी टिप्पणी क्या है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, और ये मामला जल्दी शांत होगा या अभी और एक्सटेंड होगा? सर, सबसे पहले आपको, बाला मैम को, अविनाश सर को, बोनस परिवार के सभी सदस्यों को नमस्कार। और सर देखिए, क्लियर केस एक चीज हमें समझनी होगी और ये बात हम जब लास्ट वेडनेसडे जुड़े थे तब से ये बात कह रहे हैं। पहले के सिनेरियो में अभी के सिनेरियो में थोड़ा सा चेंज आ चुका है और इसके पीछे का कारण आप देखें कि इतना आपने सारा पेप्ड अप मूवमेंट देख लिया, क्रूड 80-82 के ऊपर कहीं ना कहीं मेंटेन नहीं कर पा रहा है। जैसे ही थोड़ी सी सिचुएशन रिलैक्स होगी, क्रूड वापस अपना निचले जो लेवल्स हैं उधर आपको मूवमेंट करता हुआ दिखेगा। और उसके पीछे का कारण आप देखें, सऊदी अरेबिया जिस तरीके से अगस्त में डिस्काउंटेड प्राइस में अपना क्रूड लेकर आ रहा है, यूएई की तरफ से भी अब धीरे धीरे बातें ये चल रही हैं और कहीं ना कहीं बहुत टाइम का एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है जहां से क्रूड सप्लाई नहीं होता हुआ दिख रहा है। जो फ्लुएंसी से हम देखते थे उसके ऑल्टरनेट रूट्स भी बनते जा रहे हैं। और आप देखिए, इंडिया के लिए जैसे कि बोल रहे हैं, हमारे यूएई का पाइपलाइन जो है वो बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है। मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यस, इट इज इम्पोर्टेंट। जियो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम होती है, इम्पोर्टेंट होती है वो चीज, बट मार्केट हैज स्टार्टेड ऑफ लिविंग विद इट। और बहुत हद तक आप देखें, जिस तरीके से इतने साल हो गए रशिया यूक्रेन चलते हुए, वैसे ही कोई सिचुएशन, क्योंकि ऑल्टरनेट हर चीज का होता है, ऐसी बात नहीं है ऑल्टरनेट्स नहीं होते। और हमने जब आज सुबह भी जुड़े थे एक प्लेटफॉर्म पे, तो यही बात कही थी, लोअर लेवल से आपको एक रिकवरी आती हुई दिखेगी, बैक बाय आईटी इंडेक्स टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंड, और विक्स भी आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा। बहुत ज्यादा इसमें रीड करने के लिए कुछ नहीं है। ये खबर मार्च, अप्रैल, मई
टू एन एक्सटेंड जून फ्रंट पेज की न्यूज रही है। अब आप देखें धीरे धीरे डिस्काउंट होती जा रही है और हम अपने मैक्रो सिचुएशंस और जो हमारी खुद के डेवलपमेंट्स हैं उसकी तरफ से हम एक मूवमेंट आता हुआ देख रहे हैं। तो आई बिलीव यस, ऐसे नीजक रिएक्शन आपको जरूर मिलते हुए दिखेंगे, बट जैसे कि अविनाश सर बोल रहे थे अभी कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड आई 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 कंप्लीटली स्टिक टू इट, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज हैं। जहां तक लेवल्स की बात है, हम समझते हैं आज के लिए सबसे क्रूशियल इंपॉर्टेंट लेवल होगा निफ्टी 23,950 के ऊपर सस्टेन करती रहे ऑल थ्रू आउट द डे। बहुत कंफर्टेबल होता हुआ दिख सकता है ये पूरा वीक, जैसे ही 24,135 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करने लगेगा हम नए अपसाइड की ओर जाते हुए दिखेंगे। नॉट टू फॉरगेट, ये वीक में आपको बैंक निफ्टी में थोड़े से एडजस्टमेंट्स और थोड़ा सी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिग फोर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के रिजल्ट आपको वीकेंड पे आते हुए देखने को मिलेंगे। आज आईटी का अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और एचसीएल टेक का नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस तो आईटी में भी जो हम कंटिन्यूसली बोल रहे हैं कि अब नेक्स्ट लेवल आपका 29,000 29,300 होगा, वो आपको आता हुआ दिख सकता है। और जब तक निफ्टी का कंप्लीट ट्रेंड चेंज नहीं होगा, जब तक 23,777 इसको लिख के रख लीजिए, जब तक उसके ऊपर निफ्टी मेंटेन कर रही है, आई डोंट सी एनी रीजन फॉर अस टू फेस एनी प्रॉब्लम। 24,400 और 800 जुलाई के लिए अभी भी इंटैक्ट है। चलिए ठीक। अमाला मैम, क्या व्यू है आपका? और रिकवरी तो लोअर लेवल से अच्छी देखने को मिल रही है, खासतौर से बैंकों में भी अब थोड़ी सी रिकवरी लोअर लेवल से आ रही है, हालांकि हरे निशान में अभी नहीं आए हैं। ऑटो में अच्छी रिकवरी है। सबसे ज़्यादा टेंशन जो है वो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव शेयरों पे ही सुबह जो है दबाव ज़्यादा देखने को मिल रहा था। प्रदीप सर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अम्बाला मैम, आपका रिएक्शन मार्केट पे? गुड मॉर्निंग विपुल जी, सभी को पैनलिस्ट, सभी दर्शकों को। और मार्केट के रिएक्शन के साथ क्रूड से शुरुआत करनी चाहिए। पिछले हफ्ते क्रूड में लॉन्ग ट्रेड दिया था और बताया था कि यहाँ से लॉन्ग ट्रेड करिए, आपका 7,050 और 7,200 का भाव आ जाएगा, आ चुका है। और आज भी ये जो मूवमेंट 7,043 7,143 चल रहा है, अभी जुलाई के रेफरेंस से बात की थी हमने तब भी, अभी भी इसी के रेफरेंस से जो भी फ्यूचर में फ्यूचर क्रूड के आप लॉन्ग है उसको कैरी करिए, अभी इसमें और सर्च पॉसिबल है। इंडीड हम ये भी बोल रहे हैं कि क्रूड में अपसाइड मूवमेंट, चाहे ब्रेंट, WTI जो भी आप ट्रैक करते हो, मैं ज्यादातर ट्रेडेबल फ्यूचर चार्ट रेफरेंस कर देती हूँ ताकि एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो वहां पर भी बहुत चांसेस हैं इस हफ्ते बाय फ्राइडे क्रूड 82 83 हमको दिख जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि जो भी वोलेटिलिटी मार्केट में दोबारा से इमर्ज हो रही है बिकॉज ऑफ रशिया का नाम बार बार मुंह में आ रहा है, बहुत लाइकली कि उसको बार बार पोक किया जा रहा है टू इंटरवेन इन दिस। और ये मुश्किल बात होगी अगर रशिया, चाइना या फिर इंडिया में से कोई भी इंटरवेन करता है। तो फिलहाल तो वो तटस्थ है, फेंस पर है। एनीवेज, यूएसए, इजराइल एंड ईरान, अभी ये जो चल रहा है दोबारा से जो रिवाइव हुई है चीजें, ये मार्केट में वापस वही बात बोल रही, इस बार स्कैरसिटी नहीं आएगी लेकिन इन्फ्लेटेड प्राइस पर मार्केट में अवेलेबिलिटी आएगी। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है वो दोबारा से रिवाइव हो जाएगा। यही है जो मार्केट अभी एक्सपीरियंस कर रही है। अब नंबर वाइज रही बात हमारी मार्केट की, तो 23 इस पूरे हफ्ते के लिए 23,800 इज कंसिडर्ड एज अ मेजर सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो आपके डाउनसाइड 1,500 पॉइंट तक हो सकती है, और जब आपका निफ्टी 24,150 के ऊपर है तो ये मजबूती की तरफ है। तो अब इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप अभी लॉन्ग ट्रेड प्लान कर रहे हैं, कोशिश करिए या तो आज ट्रेड ना करें, क्योंकि आज भी क्लैरिटी नहीं है। 250 पॉइंट उसी रेंज में बाहर नहीं निकला है निफ्टी अभी भी। लेकिन फिर भी अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो जो इंट्राडे का लो बना है आपका 24,020 का, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। इसके साथ लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है तो कर ले, अदरवाइज छोड़ दीजिए। जरूरी नहीं है जहां पर मोमेंटम ना हो बढ़िया क्लियर वहां पर आपको पैसा लगाना है। मिड कैप निफ्टी देखो, वो आज भी मजबूती से खड़ा है और उसके रिलेटेड बहुत सारे स्टॉक्स है जो कि अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लीजिए। अब इसको आप किसी भी वर्ड्स में घुमा लो, बट दैट्स द आउटकम कि आपको जहां मोमेंटम बन रहा है स्टॉक्स में, जहां दिख रहा है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट का मौका ढूंढिए। पिछली बार हमने रूट मोबाइल, अभी जब बात हुई थी ईएमएस स्टॉक्स की, जब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, डिक्सन टेक्नोलॉजी, इन सबकी 4-5 स्टॉक्स दिए थे, उसमें एक स्टॉक इंक्लूड किया था रूट मोबाइल, उसका डायरेक्ट बेनिफिट उसको मिलना था। तो आज भी वो 5-6% अप है। चाहे तो वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर ढूंढिए। यहाँ आपका रिस्क छोटा, लाइक 5%, अपसाइड 15% से ज्यादा की है।
चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। चलते हैं सीधे प्रदीप सर के पास। प्रदीप सर, आपका व्यू क्या होगा सर मार्केट को लेकर के? अभी दायरे में ही है, 24,000 से ऊपर हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन जो घटनाक्रम रहा रात का, लग रहा था कहीं ऐसा ना हो सेलिंग थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन संभाल ले गया बाजार। जी विपुल जी, गुड मॉर्निंग। एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ ही स्टार्ट करना पसंद करूंगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज हम बात करने वाले, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम अपने क्लाइंट को भी देते हैं। हो सकता है कुछ स्टॉक्स, कुछ कॉल उनके पास पोजीशन हो, हमारे पास नहीं रहता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बेसिस, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इज नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएरी और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि रचित जी ने, मैम ने और अविनाश जी ने क्लियर बोल दिया है जो मुझे एक्चुअल में कहना था। मैं एक ही चीज बोलूंगा, लास्ट वीक 2 बार मैंने ऐसे बोला था कि ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। तो जियोपॉलिटिकल का एक्सपर्ट तो मैं नहीं हूं, लेकिन समझ में आता है कि एक्चुअल में क्या होने का पॉसिबिलिटीज है जब आप ओवरऑल सिचुएशन को स्टडी करेंगे। तो ट्यूसडे में एक बार बताया था, दोपहर तक घटना हो गया। फ्राइडे भी सुबह सुबह मॉर्निंग पे बता के गया कि सर मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूं, या तो दोपहर में या तो वीकेंड में कुछ ना कुछ हो सकता है। और वीकेंड में हमने वो देख भी लिया विथ एविडेंस के साथ क्या क्या हुआ है। मुझे लग रहा है ये जो गैप डाउन होना था एक नॉर्मल सा बात है। अभी मार्केट इस चीजों को ना ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा है। अरे फिर से हॉर्मुज बंद है तो चलो हम एकदम यहां से गैप डाउन, बहुत बड़ा पैनिक। क्योंकि मार्केट रिपीटेडली एक चीज को देख रहा है, और मार्केट जो चीज बार बार रिपीटेडली देखता है, मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन देना बंद हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं वीकेंड में ऐसा होते हुए आपको दिखाई देंगे। निफ्टी का एक क्लियर कट रेंज है 23,800, इसके नीचे जाने में आपको और खराब होते हुए दिखाई देंगे। जब तक 23,800 के नीचे नहीं जा रहा है, आपको एक रेंज बाउंड निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। 23,800 से लेके 24,000, ऑलमोस्ट 260-250 एक रेसिस्टेंस है इसके अंदर। अब आज का भी देखेंगे, डे लो जिस तरीके से डे लो 24,000 में डाल के अभी भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट ऊपर आया है। डे हाई से अभी भी प्रीवियस क्लोजिंग से देखेगा अभी भी 96 पॉइंट नीचे ही है। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार आपको एक रेंज बाउंड ट्रेड अगले 1 से 2 दिन 3 दिन रहने का ही पॉसिबिलिटीज है। 24,300 अगर क्रॉस होती है उस केस में आपको फिर से 24,600 से 700 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ज्यादा एग्रेसिव ना होने का ही सलाह रहेगा। और निफ्टी बैंक का एक मेरा सुबह सुबह व्यू था कि एक बार 57,400 57,000 आने का पॉसिबिलिटीज है। अच्छा खासा नीचे आने के बाद एक शार्प रिकवरी निफ्टी बैंक पे भी देखा है। सो ज्यादा नेगेटिव मैं यहाँ से नहीं हूँ, पहले भी मैं नेगेटिव नहीं था, लेकिन इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि ये जो झटका बार बार दे रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल टेंशन, बिकॉज ऑफ द मिडिल ईस्ट टेंशन एंड न्यूज। आपने एक स्टार्टिंग में एक वर्ड बोला था कि डर के आगे जीत है, डर के आगे सर दर्द भी होता है कभी कभी, तो उसको ध्यान में रख के हमें लगता है कि काम करना चाहिए। चलिए, खैर वो अपने अपने अनुभव भी होते हैं। कई बार आपको डर के आगे दर्द वो काफ़ी महसूस हुआ होगा। अभी मतलब कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें कहीं ना कहीं तो ख़त्म होगी। वही सोच करके डर के आगे जीत है का थम लिया गया सर, कि ये जो है अब देखते हैं कब तक ये डर जो है वो चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अविनाश सर के पास चलते हैं। अविनाश सर, पिछली बार जब नतीजे आए थे टीसीएस के, आप थे नहीं हमारे साथ, आज एचसीएल टेक के नतीजे हैं। आईटी को लेकर के उम्मीदें बढ़ गई हैं काफ़ी अच्छी खासी बिकवाली के बाद। क्या एक्सपेक्टेशन आपकी एचसीएल टेक के रिजल्ट्स को लेकर के? और अभी आईटी को लेकर के काफ़ी सारे जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो धीरे धीरे करके बुलिश हो रहे हैं। आपका व्यू पॉइंट क्या है सर? नहीं, इनफैक्ट देखिए विपुल, अगर टीसीएस का भी नंबर देखे तो इन लाइन ही एक्सपेक्टेशन आया था, कोई खराब नंबर नहीं आया था। और एचसीएल टेक की भी बात करें तो देखिए नंबर्स तो अच्छे आएंगे। अभी कमेंट्री किस प्रकार से आएगी, क्योंकि मार्केट कमेंट्री और आउटलुक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो मेरे ख्याल से देखिए नंबर्स तो ठीक ठाक आएंगे। कमेंट्री मेरे ख्याल से अगर थोड़ी बहुत भी उम्मीद से बेहतर आती है तो डेफिनेटली एक बाउंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से काफी पिटाई हो चुकी है। अभी वैल्यूएशंस भी काफी कंफर्टेबल जोन में है। लेकिन मैं निवेशकों को इतना ही कहूंगा कि नजरिया आपका कम से कम 6 to 12 मंथ रखिए, क्योंकि जो बड़ा इंप्रूवमेंट आईटी में आ सकता है वो सितंबर के बाद आएगा। नॉर्मली जून क्वार्टर एक पिकअप क्वार्टर रहता है, उसके बाद जुलाई टू सितंबर से बिजनेस ज्यादा बढ़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं यूएस के जो ऑर्डर विन्स है वो ज्यादातर सितंबर के बाद वाले क्वार्टर में आपको देखने को मिलेगी। तो जिनको लंबा नजरिया के लिए पोजीशन लेनी है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में खरीद लीजिए, लेकिन डेफिनेटली काफी अच्छा लग रहा है प्योरली वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए ठीक है सर। सर कुछ नाम ऐसे हैं जो आपको अच्छे लग रहे हो?
देखिए आई थिंक आईटी में हमको बेसिकली इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, फिर छोटे कंपनीज में परसिस्टेंट, कोफॉर्ज, ये सारी कंपनीज पे काफी अच्छा आउटलुक लग रहा है, क्योंकि जो नतीजे आएंगे और जो कमेंट्री आएगी, हमें लगता है कि देखिए ये सारी कंपनीज में ऑर्डर्स अच्छी है। कोई नेगेटिव सरप्राइज तो अभी तक इन्होंने अनाउंस नहीं किया है इनके बिजनेस अपडेट में, तो यहाँ पे नजर रखिए। और मुझे लगता है कि देखिए आपको तभी शेयर खरीदने हैं जब भी कोई किसी शेयर की चर्चा होती नहीं है, जब पूरा मार्केट उसको इग्नोर कर रहा है, तभी आपको एक अच्छा अल्फा बनाने का मौका मिलता है। परसिस्टेंट, चलिए इन सब पे नज़र रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में अभी हम 3000 के से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े थे, अभी करीब 2800 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। तो आप सर बैंकों को लेकर के अविनाश सर क्या व्यू अभी लिया जाए, क्योंकि दो ऐसे सेक्टर हैं जैसे आईटी है या बैंक है, इसमें जो है कच्चे तेल की जो बढ़ती हुई कीमतें थी लास्ट क्वार्टर में, उसका असर खास रहा नहीं या रहेगा नहीं। जब उसका असर पड़ेगा, जब महंगाई बढ़ेगी या फिर आरबीआई की तरफ से जब टाइटनिंग होगी, तो वो उसको लेकर के क्या हम एक्सपेक्ट करें कि Q1 के रिजल्ट्स, क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं हमारे सामने वो अच्छे दिखाई दिए हैं। तो उन आईटी हटा दीजिए, बैंकों की बात हो रही, तो वो जो है बैंकों को लेकर के अभी व्यू है क्या सर आपका? Q1 अपडेट्स, बिजनेस अपडेट्स तो अच्छे दिखाई दिए हैं। नहीं बिल्कुल विपुल, देखिएगा दो बैंक्स के रिजल्ट आ गए हैं, सरकारी बैंक्स, एक तो इंडियन बैंक और दूसरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देखिए ये दोनों बैंक्स के नंबर अगर हम देखें तो बहुत ही मजबूत नंबर आ गया डिसबर्समेंट का, उसके बाद क्रेडिट ग्रोथ का, उसके बाद एसेट क्वालिटी का। तो मुझे लगता है कि देखिए इस बार शायद सरकारी बैंक्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर सकते हैं, और ये नंबर्स डेफिनेटली बहुत ही रीएश्योरिंग है, क्योंकि पहले क्वार्टर में ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने करीबन 35-40% का ग्रोथ दिखाया है। अगर इंडियन बैंक की बात करें तो नंबर्स उम्मीद से बहुत बेहतर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इवन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो हम ट्रैक करते हैं, जैसे कि एक्सिस हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, यहाँ पे डेफिनेटली नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। और मुझे नहीं लगता है कि क्रूड के कीमतें बढ़ने से या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब होने से इनके बिजनेस पे कुछ असर आया है। जुलाई टू सितंबर एक ज्यादा पिकअप क्वार्टर माना जाता है, तो सेकंड क्वार्टर भी काफी ठीक ठाक रहेगा। तो जिनको निवेश करना है, मुझे लगता है कि बड़े बैंक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पे भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद है। चलिए ठीक है। अभी सर अगर Q1 रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए कोई पोर्टफोलियो बनाएं, तो अभी आप किस सेक्टर पे ज़्यादा बुलिश दिखाई देंगे? कुछ नाम अगर लेना चाहें तो जाने से पहले। देखिए मुझे लगता है कि दो प्राइमरी बड़े सेक्टर्स हैं, जैसे एक तो हॉस्पिटल सेक्टर है और दूसरा ऑटो सेक्टर है। महिंद्रा एंड महिंद्रा हमको लगता है कि अभी भी काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि जून के नंबर्स रिकॉर्ड नंबर आए थे। पहला क्वार्टर काफी मजबूत आएगा, इनका इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी जो पैसेंजर कार बिजनेस है वो भी काफी अच्छा रहा है। तो ये भी मुझे लगता है अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेता है तो 3400 का टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। और दूसरा जो हॉस्पिटल स्टॉक हमको पसंद है वो है पार्क मेडीवर्ल्ड। ये दिल्ली बेस्ड प्लेयर है जो राजस्थान और दिल्ली में होटल हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चलाता है। करीबन 3500 बेड की कैपेसिटी है, तो यहाँ पे भी 360-365 का एक टारगेट प्राइस लेके खरीदा जा सकता है। इसके भी नंबर्स हमको लगता है Q1 में काफी मजबूत आएंगे, और हॉस्पिटल स्पेस में काफी अच्छी ट्रैक्शन हमको दिख रही है। पार्क मेडीवर्ल्ड और M&M, इन दो शेयरों पे रखें नज़र, कम से कम मीडियम टर्म का एक व्यू बना लें 1-2 क्वार्टर का, तो फिर आपको अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये सर का मानना है। Q1 रिजल्ट्स अच्छे रह सकते हैं पार्क मेडीवर्ल्ड के, और अच्छा मोमेंटम आज भी देखने को मिल रहा है, चला है ये शेयर और बीते कुछ हफ्तों के अंदर अच्छा मोमेंटम बना है। अविनाश सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और सारी बातचीत करनी थी लेकिन समय थोड़ा कम था। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? नहीं विपुल, जो भी स्टॉक्स आज हमने आपके शो पे बताया, हो सकता है हमारे क्लाइंटों को भी हमने यही शेयर बताया, पर्सनल लेवल पे कोई पोजीशन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी टिप्पणी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।